एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, उसी क्रम में आज मैं कॉमर्स का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स के बाकी पार्ट्स लाने में थोड़ी सी देर हुई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि उसके लिए हम बेहतर कंटेंट सेलेक्ट कर रहे थे और हम आपके सामने चीज़ों को एनालाइज करके ही रखते हैं। इसी वजह से हमें चीज़ों को थोड़ा लाने में वक्त भले लग जाए, बट हम आपको अप्रोप्रिएट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त या सितंबर में होना ही होना है, तो उस हिसाब से आपको 90 डेज मानकर चलने हैं और तब तक हम आपको इतनी अच्छी सीरीज़ प्रोवाइड करा देंगे कि 60 से 70% तक के जो प्रश्न हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। कोई भी सुझाव हो, कोई गलती हो जाए तो आप अपना प्यार भरा कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप ज़रूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज़ कंट्रोल बाय। कौन कैपिटल मार्केट जो है उसको कंट्रोल करता है? आरबीआई। उसमें इंग्लिश हिंदी वाला जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी का भी वीडियो बना दूंगी। ओके, तो जो कैपिटल मार्केट इन इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या फिर आपका आईआरडीए। तो इसका सही आंसर आपको देना है, तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, सेबी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेबी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। किस साल? क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, किस साल जो है सेबी एस्टेब्लिश हुआ। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन पहले दे देती हूँ, 1990, 1989, 1992 और 1988। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, 1988। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन बीएसई सेंसेक्स। जो बीएसई सेंसेक्स है उसमें कितनी कंपनीज इंक्लूडेड है? 25, 30, 50 या 111। तो आपको इसका सही आंसर होगा 30। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन ऐसा है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से बिलोंग नहीं करता? आपका केपीओ, आईपीओ, एनसीयू, एनसीई या फिर एनएवी। और आप इन चारों का फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, केपीओ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी देना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, जिस वीडियो में हमने बताया है कि हम फ्री क्लासेस देने जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपको पेड में मिलता है वैसे ही हम सारी सुविधाएं आपको उस अनपेड बैच में देंगे। और फिलहाल अभी हम 4 सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करने वाले हैं और जैसे जैसे आपका सहयोग और सपोर्ट हमको इस तरीके से मिलता जाएगा, हम अदर सब्जेक्ट्स के भी टीचर्स आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ जहाँ पर हमारा उद्देश्य आपकी मदद करना है और वो भी शिक्षा से व्यापार को मिटाना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और उसमें से सबसे जो मेन सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो हिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा मैं आपको एक और सब्जेक्ट बताना चाहूँगी कि कॉमर्स का भी सब्जेक्ट एक जो है वो रहेगा और वो मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो सेबी का नहीं है? टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। जो इन्वेस्टर्स हैं, नॉट इन्वेंटर्स, इन्वेस्टर्स होगा, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तीसरा दिया है टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेसेस और चौथा है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा आपका टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेसेस। सेबी का मेन जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो क्या नहीं है कि वो इंडिविजुअल बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करता। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स। सेंसेक्स में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उनके लिए कौन से ऐसे रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं सेंसेक्स में उसके लिए ऑब्वियस सी बात है भाई, मॉनेटरी पॉलिसीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हार्ड होता जाएगा, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपको डेली बेसिस पर कॉमर्स की भी जो सीरीज़ है वो मिलेगी। अभी तक हमारे कंटेंट तैयार होते रहे, हम थोड़ा एनालाइज कर रहे थे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आ सकते हैं इस बार भी, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निफ्टी वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1952, 1965, 1996 या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा 1996।
आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। आपको बताना है सेंसेक्स है, FTSE 100 है, OTCEI इंडेक्स है या निफ्टी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसका सही आंसर आपका FTSE 100 होगा। अब ये होता क्या है, आपने पढ़ा होगा इसको, इसका अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो होता है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। ये हिंदी वाले बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ट्रांसलेट ना करके वो ऐसे ही नाम दे देते हैं। तो इसको हम, ये क्यों होता है, देखिए बेसिकली इसका ये एक शेयर इंडेक्स होता है 100 कंपनीज़ का, जो कि लिस्ट होते, जिनका लिस्टिंग होता है ऑन द लंडन स्टॉक एक्सचेंज विद द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब जिनके पास हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आ रही हैं कंपनियां, उन 100 कंपनियों का शेयर इंडेक्स होता है ये, ठीक है। और ये इंडेक्स जो है वो FTSE ग्रुप जो है वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है। और ये क्या है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप का सब्सिडियरी है। तो इसके बारे में हम जब आगे क्लासेस लेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बात करते चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। द मनी मार्केट वेयर डेट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर इज नोन एज। उसे कौन सी मार्केट कहते हैं, लॉन्ग टर्म, काउंटर या कैपिटल या शॉर्टर। तो इसका सही आंसर होगा आपका C, कैपिटल मार्केट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया इज स्टॉक एक्सचेंज, IRDA, RBI या सेबी। तो इसका सही आंसर होगा आपका D, सेबी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। हु सजेस्टेड प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, ऑल दीज इन अ कंपनी रिप्रेजेंट मार्केट मिक्स। तो ये किसने बोला है, नेल बॉर्डन ने, निल्सन ने, आपका फिलिप कॉटलर ने या स्टेफन मॉर्स ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका A, नेल बॉर्डन ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिस P इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 P's। आपने मार्केटिंग मिक्स के 7 P's पढ़े होंगे, जब आप 10th और 12th में होंगे तब भी पढ़ा होगा। तो सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि प्रमोशन नहीं होगा, प्राइस नहीं है 7 P's में, पीपल नहीं है, पर्पस नहीं। तो सीधी सी बात है, आंसर इसका D सही होगा, पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट सर्व्स एज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लीड जनरेशन फॉर एनी कंपनी। क्या है ऐसा जो कि एक मोस्ट कॉमन सोर्स है लीड जनरेशन का फॉर एनी कंपनी। आपको दिया है येलो पेज, ग्रीन पेजेस, वाइट पेजेस, ब्लू पेजेस। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका A, येलो पेजेस। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन विच द ऑफर इटसेल्फ इज नॉट इंटेंडेड टू मेक एनी मॉनिटरी प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्केटिंग, वर्चुअल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका D, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। USP डिफाइंड एज यूनिक सेलिंग प्राइस, यूनिक सेल्स प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या फिर आपका यूनिक स्ट्रैटेजी प्रमोशन। तो इसका सही आंसर आपका C होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। The process of setting a low initial price for attracting a large number of buyer quickly to cover a large market share। जब हम एक लो इनिशियल प्राइस सेटअप करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, अब लार्ज मार्केट को कवर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग बोलते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं या स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। अ रिडक्शन इन द सेल और परचेज ड्यूरिंग अ स्टेटस पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी कोई पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें जो भी रिडक्शन होता है प्राइस पर, ठीक है, रिडक्शन होता है प्राइस पर, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सेल बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं, नन ऑफ दीज। तो भाई परचेज की बात हो रही है तो सीधी सी बात है B बोलेंगे। जब आप परचेज कर रहे हो और आपको प्राइस में रिडक्शन मिलेगा तो आप उसे अलाउंस तो बोलोगे नहीं, ऑब्वियसली डिस्काउंट बोलोगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज। जो डिमांड की सेंसिटिविटी होती है कि भाई प्राइस के कितना बढ़ने से डिमांड कितना घटा, या प्राइस के कितना, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, तो प्राइस के कितना कम होने से डिमांड कितना बढ़ गया। तो जो सेंसिटिविटी है डिमांड की प्राइस को लेकर, तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्राइस होता है, आपका ब्रेक इवन प्राइस होता है, प्राइस इलास्टिसिटी होती है, इनइलास्टिक होता है।
तो आपका सीधी सी बात है, आंसर है इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। आपने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ी होंगी, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और इसको मुझे पढ़ाने में भी आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट है, विच अमंग दीज इज कंसर्न विद प्राइसिंग पॉलिसीज फॉर लेट एंट्रेंट टू अ मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट स्किमिंग या मार्केटिंग स्किल। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, मार्केट पेनिट्रेशन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 है आपका, विच अमंग दीज इज नॉट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्विस। ऑफ कोर्स आपने सर्विस और गुड्स के बारे में पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी कभी बड़े साधारण प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन ये भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है, इंटेंजिबिलिटी नहीं है, या फिर ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है, पेरिशेबिलिटी नहीं। तो सही आंसर होगा इसका बी, ड्यूरेबिलिटी नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21। व्हाट इज द बेसिक प्रमाइज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक प्रमाइज क्या है, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, या फिर फाइनेंशियल ऑडिट या फिर प्रॉफिट एनालिसिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका कॉस्ट एसर्टेनमेंट, ये इसका बेसिक प्रमाइज होता है। आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कॉस्ट को ही एसर्टेन जो है वो करते हो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। फॉर विच काइंड ऑफ फर्म इज प्रोसेस कॉस्टिंग एप्रोप्रिएट। किस टाइप की फर्म के लिए जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो एप्रोप्रिएट होती है। आपका ब्रिक लेइंग फर्म के लिए, ट्रांसपोर्ट फर्म्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए। तो सही आंसर होगा आपका डी, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 है, इन हाउ मेनी वेज कैन कॉस्ट क्लासिफिकेशन बी डन। 3 वेज, 2 वेज, 4 वेज या मैनी वेज। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, मैनी वेज। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। ऑलमोस्ट हमने जंग जीत ली है। विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। कहने का मतलब क्या था कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कंपनी क्लोज होने के बाद भी इनकर्ड होती है। तो इसका सही आंसर है आपका सी, शट डाउन कॉस्ट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 25। व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जानते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस या फिर आपका मेजर एक्सपेंसेस। तो आंसर सी होगा आपका चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो आई होप सो कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी फंस रही हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो हम उसमें भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसीलिए वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपकी बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और अगर आप हमसे पुराने टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।